टू द चैनल। एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्टर ऑफ 1600, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, बेसिकली एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया में एडवेंट की थी जिसने, वो थी डच या फिर नेदरलैंड। वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, तो उसको हम पढ़ नहीं रहे, तो हम सीधा चलते हैं ब्रिटिशर्स पे। तो आपको पता है कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स इंडिया पे आई, कितनी उन्होंने संघर्ष किया था आते वक्त। सो ये सारी तमाम चीज़ें आपने देखी थी, और आज की इस वीडियो में हम सीधा चलते हैं ब्रिटिशर्स पे। ओके, सो एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स हमारा टॉपिक रहेगा आज का। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, विदाउट एनी हसल एंड बसल। लेट्स स्टार्ट टू आवर मेन टॉपिक गाइस। तो गाइस टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, तो उससे आपको ये पता चल गया होगा कि 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है मर्चेंट्स ऑफ लंदन, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो ये ऑफिशियल नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये जो चार्टर मिलता है इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, अब जो है 1608 में फर्स्ट टाइम जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस अपना एक जहाज़ लेकर आते हैं जिसका नाम होता है हेक्टर। तो ये वो जहाज़ है जिसमें कैप्टन विलियम आते हैं और इस जहाज़ का नाम है हेक्टर। और ये लैंड करते हैं सीधा, अगर ये हम इंडिया बनाएं यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो हम देखेंगे गुजरात वाली जो साइड है, तो यहाँ पे सूरत पे लैंड करते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट सेटलमेंट होती है ब्रिटिशर्स की यहीं सूरत पे होती है, सूरत गुजरात। ठीक है, सूरत एक पोर्ट है गुजरात पर। तो ये जो है ब्रिटिशर्स आ गए हैं इंडिया में 1600 में, चार्टर के थ्रू इनको जो इजाज़त मिली, और 1608 में सेल करके आ गए इंडिया पे। तो ये था कि ये आ गए इंडिया पे। अब क्या आपको लगता है कि इतनी इजीली जो यहाँ पर इंडिया पे जो रूलिंग पावर थी यहाँ पे उस समय, और क्या जो दूसरी यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल थी, पुर्तगीज़ जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, इन लोगों ने इतनी इजीली ब्रिटिशर्स को आने दिया होगा? क्या अपनी जो उनकी मोनोपोली चल रही थी इससे पहले 1498 से लेके 1607 तक, जो भी इनका जो बढ़िया करके व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, तो क्या ये चाहेंगे कि कोई दूसरा बाहरी जो है फॉरेनर यहाँ पे इनको दखल दे इनके व्यापार, इनके ट्रेड में? जी बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ भी था, क्योंकि पोर्तुगीज़ ने जो अपनी एक पॉलिसी बनाई थी जिसे हम जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके तहत ये जो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, इंडिया ओशियन के जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो तीनों तरफ जो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, और ये किसी को भी आने नहीं देते थे। इनकी एक मोनोपोली थी, एकाधिकार था, और ये जो है अपना जो भी ट्रेड करते थे इस पर किसी की दखल नहीं चाहते थे। तो ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यही जो चीज़ है देखनी पड़ेगी कि क्यों आखिर मतलब ब्रिटिशर्स को इतना क्या मतलब इतनी क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी इंडिया में एडवेंट करने के लिए। तो इतनी इजीली तो आए नहीं थे। तो चलिए यही देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको जितना भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। सो कहानी शुरू करते हैं बिफोर 1608 की, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए नहीं थे। पूरी डिटेल जानेंगे एक टाइमलाइन के थ्रू, तो बने रहिए वीडियो पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ईयर है 1583 का, तो ध्यान से देखिएगा इस टाइम को, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा होता है रैल्फ फिच नाम का एक बंदा होता है जो कि ब्रिटिशर होता है, और इसका जो काम होता है ये बिल्कुल मेरी तरह होता है। ये होता है एक ट्रैवलर, इसे जगह जगह घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अपनी ये एक सेल पे निकल जाता है, और ये इंडिया के थ्रू जो है जाना चाहता है चाइना सी में जाना चाहता है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, इसके संग एक हादसा हो जाता है। इसको कर लिया जाता है अरेस्ट स्ट्रेट ऑफ हरमुज आपने देखा होगा ना, इराक के नीचे पोर्ट है, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान वास से बिल्कुल नियर बाय वाला एरिया है, वहाँ पे इसको पकड़ लिया जाता है। कौन पकड़ते हैं? जाहिर सी बात है पुर्तगीज़ लोग पकड़ते हैं, क्योंकि पुर्तगीज़ का उस समय काफ़ी डोमिनियन रहते, काफ़ी दबदबा रहता है इस वाले क्षेत्र पे। और उस समय आप जानते हैं पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही हुआ करता था। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो जैसे ये दखल अंदाजी करता है तो पुर्तगीज़ लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं, और इसको सीधा प्रेजेंट किया जाता है गोवा पे। गोवा जो उस समय कैपिटल होती है पुर्तगाल लोगों की। फिर जो है इसको काफ़ी जिद्दोजहद के बाद छोड़ दिया जाता है। वो भी किसके कहने पे? जो उनके फादर होते हैं ना, जो जीसस फादर होते हैं जो पूरे चर्च को कमांड करते हैं, उनके कहने पे छोड़ दिया जाता है इसको। और छोड़ने के बाद ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में वॉन्डर करता है, इधर उधर घूमता रहता है। और जो है अल्टीमेटली
91 में ही वापस लंदन चला जाता है। और जैसे ही लंदन जाता है तो इसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच बढ़ जाती है लोगों में। सो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है वहाँ पर। और ये पूरा जो है अपना एक स्टोरी बताता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन की तैयारी इंग्लैंड में चल रही थी, सो वो उन लोग का ये चीफ एडवाइज़र बन जाता है। अपनी हल्की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी देखी रैल्फ फिच के बारे में, फिर ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चीफ एडवाइज़र बन जाता है। ठीक है, चीफ एडवाइज़र जैसे ही लंदन वापस पहुंचता है बहुत जिद्दोजहद के बाद, और ये सारी घटनाएं बताता है यहाँ पर कंपनी वालों को कि इतना इतना है, ऐसे ऐसे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये जो अपना मन बहुत तगड़ा बना लेते हैं और अल्टीमेटली 1600 में एक चार्टर ग्रांट करवा लेते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। तो आई होप इतना तो सब आपको पता ही होगा। अब 1600 में चार्टर इनको ग्रांट हो जाता है और 1608 में फर्स्ट टाइम जो है ये सेल करते हैं इंडिया के लिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर पहले आपको बताया था कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है आते हैं, इंडिया में पहुंच जाते हैं और एक शिप में आते हैं। शिप का नाम होता है हेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी शिप में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं और कौन सा बंदा 1608 में इंडिया आता है। और जो है ये इंडिया आके अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आते हैं, जैसे 25,000 पीसेस ऑफ गोल्ड टू इम्प्रेस द गवर्नर ऑफ गुजरात। ये सारी जिद्दोजहद की जाती है टू सीक ट्रेड कंपनसेशन और कंसेशन, आप बोल सकते हैं ट्रेड कंसेशन लेने के लिए ये सारी जिद्दोजहद की जाती है राजा को खुश करने के लिए। तो लेकिन जो है अल्टीमेटली जहांगीर इसको परमिशन नहीं देता है कैप्टन हॉकिंस को कि तुम आओ और अपना यहाँ पे ट्रेड वगैरह शुरू करो, इसको पसंद नहीं आता। तो जो तमाम कोशिशें करता कैप्टन विलियम हॉकिंस, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल रहता है अपने मिशन में। और इस टाइम पे जो है इंग्लैंड का किंग होता है जेम्स फर्स्ट, जो कि इसको भेजता है। ठीक है, और आपको ये भी मैं बता दूं क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में। उसके बाद जो है जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का राजा बन जाता है। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस वापस इंग्लैंड जाता है। अब बोलता है यार हमें तो परमिशन मिली ही नहीं, मतलब अपना जो है एक फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए, तो अब क्या करेंगे। तो ऐसे जो इंग्लैंड में पहुंच जाता है तो वहाँ पे इंग्लैंड में लंदन में भी बहुत सारे ऐसे शिप के जो है मर्चेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम ट्रेड करें इंडिया के साथ। तो ये प्लानिंग वगैरह करते हैं और इसी कड़ी में उभर के आता है कैप्टन बेस्ट। आपने नाम सुना होगा, तो कैप्टन बेस्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा। इस कैप्टन बेस्ट जो है एक दूध भेजता है जहांगीर के दरबार में, एमिसरी। ठीक है, एमिसरी बोलते हैं उसको। एमिसरी बेसिकली कहा जाता है एक ऐसे पर्सन को जो कि किसी स्पेशल मिशन में भेजा जाता है फॉर क्रिएटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो आज भी चलता है। जैसे कि हमारे इंडियन एम्बेसी होते हैं, भारतीय दूत, तो वही टाइप का समझ लीजिए आज। लेकिन ये बनने के लिए IFS UPSC का पेपर क्रैक करना पड़ता है, तो IFS बनते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तब जाके आप ये वाला रैंक हासिल कर सकते हैं और दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी था। सो कैप्टन बेस्ट ने एक एमिसरी भेजा था। क्यों भेजा था? वही जो कैप्टन हॉकिंस जिसमें फेल हो गया था, आस्किंग परमिशन फ्रॉम द किंग या फ्रॉम एम्परर जहांगीर, या फिर आप कह लीजिए कि परमिशन लेना चाहता है जहांगीर से, टेकिंग परमिशन फ्रॉम जहांगीर फॉर व्हाट? परमिशन फॉर डूइंग ट्रेड एंड सेटल अ फैक्ट्री इन सूरत। अभी तक आप क्या समझे? बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा कि 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया आ तो गए हैं, लेकिन जो है 4 साल इनको काफी समस्या झेलनी पड़ी है। मतलब ये जो है कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं कर पा रहे, इनको कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए कोई जगह नहीं मिली है, जहांगीर ने इनको कोई परमिशन नहीं दी। अब जो है कैप्टन बेस्ट का रोल आता है यहाँ पर, और ये एक एमिसरी भेजते हैं जहांगीर के दरबार में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, इसको भी पुर्तगीज लोग जो है पकड़ लेते हैं और यहाँ से जो है शुरू होती है एक घमासान बैटल, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्वैली। और इसका टाइम पीरियड जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ 1612। कहीं भी आप सर्च कीजिए आपको बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा बैटल ऑफ स्वैली, जो किसके बीच में फाइट होती है, पुर्तगीज और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स। तो दोनों के बीच में एक फाइट होती है, छोटी सी फाइट होती है, समुद्री मतलब एक टाइप ऑफ वॉर इन सी, इन हाई सी। तो इसमें होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये लोग जीत जाते हैं और पुर्तगीज लोग जो है हार जाते हैं। और यहीं से जो है ये माना जाता है कि पुर्तगीज लोग का जो भी अभी तक मोनोपोली चल रही थी इंडिया पे, ये खत्म हो जाती है। इसकी मतलब खत्म होने के कागार आ जाते हैं।
और यहाँ से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आंखों में आ जाता है जहांगीर के, और वहाँ का जो लोकल मुगल गवर्नर होता है गुजरात सूरत का उसके, और जो जैसी वो ये बात पता चलती है वहाँ के गवर्नर को, तो ये बात एज सून एज पॉसिबल जो गवर्नर बताता है जहांगीर को कि ऐसी ऐसी बात है, और जो है यहाँ पे से कोई बंदे आए थे ब्रिटेन के, इन्होंने जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे इनको हरा दिया बुरी तरीके से। तो इसके बाद जो है फिर कैप्टन बेस्ट को परमिशन मिल जाती है। अब कैप्टन बेस्ट होता है बड़ा खतरनाक आदमी, रुकता नहीं है सूरत पे जो है लड़ाई इनको हरा के जो है ये चल जाता है दीव की तरफ। अब बाद में जब बातें जहांगीर को पता चलती कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे एब्सेंस में, सो ये क्या करता है अपना मन बना लेता कि अगर अब जो ब्रिटिशर्स आएंगे हमसे परमिशन सॉर्ट करने के लिए अपनी फैक्ट्री को जो है खोलने के लिए सूरत पे, तो अब मैं मना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल उनको अलाउ कर दूंगा। तो ये वाला सीन होता है, और होता भी ऐसी है। थॉमस रो जो आता है परमिशन सीख करने के लिए 1612 के एंड में आता है, और अब की बार जो है मुगल एम्परर जो है इसको एक फरमान जारी कर देता है कि यू कैन स्टे हियर, यू कैन डू ट्रेड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन ओपन योर ओन फैक्ट्री हियर एट सूरत। तो ये सारी परमिशन मिल जाती है। थॉमस रो जो है अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे फॉर्म हुई थी, तो दो चीज मैंने बताई थी, जनरल कोर्ट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसको अगर आपको जानना है तो नीचे मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो देयर एंड चेक इट आउट, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये मुगल एम्परर जहांगीर इनको फरमान जारी करता है, उस फरमान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तुम जो है अपने रिलीजन को यहाँ पर अपना सकते हो, अपने तरीके से जी सकते हो, और जो कोई भी डिस्प्यूट होगा तुम्हारे कंपनी के सर्वेंट्स के बीच में, तुम्हारी कंपनी में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं काम, उनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो उसके तुम प्रेसिडेंट खुद हो, अपने तरीके से जो है खुद उसको डिस्प्यूट को तुम रिजॉल्व करोगे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी इंडियन यानी कि किसी नेटिव पीपल और तुम्हारे इंग्लैंड के जो भी कोई पीपल है सर्वेंट है, उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसको रिजॉल्व मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर वो पर्सन जो नेटिव है वो अगर हिंदू होगा तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। यानी कि ऑल ओवर बात ये है कि जो नेटिव जजेस हुआ करते थे उस टाइम के, उनके द्वारा जो भी है नेटिव और इंग्लिश पर्सन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दे विल रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब जो सूरत की जो फैक्ट्री इन्होंने बनाई 1687 तक ये हब बनी रही, यानी कि बिजनेस ट्रेड का एक बड़ा सा हब बना रहा, और यहाँ से काफी अच्छे तरीके से ट्रेड हुआ करता था और काफी जो है इनको बेनिफिट भी हुआ करता था। और 1687 के आते आते इन्होंने जो अपना सेंटर है ट्रेड का, यानी कि जो इनकी फैक्ट्री थी सूरत की, वो इन्होंने शिफ्ट कर दी कहा बॉम्बे में। सो जो इनकी भी जो कोई भी मेंबर्स थे, काउंसिल और प्रेसिडेंट, ये सारे शिफ्ट हो गए कहाँ, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल शिफ्टेड टू बॉम्बे, और सूरत को इसके अधीन कर दिया गया। दैट इज सूरत वाज मेड सबऑर्डिनेट टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो ये आपने देख लिया कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए, अराइव हुए, और सूरत पे उन्होंने कैसे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, क्योंकि जो उनका फर्स्ट सेटलमेंट था वो सूरत पे ही था। सो दिस वाज ऑल अबाउट आई टोल्ड यू अबाउट द ब्रिटिशर्स सेटलमेंट इन सूरत। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये देखनी है कि सूरत में जो फर्स्ट टाइम कोई जुडिशियल सेट कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी तो वो इन लोगों ने ही बनाई। जो सूरत फैक्ट्री के प्रेसिडेंट थे और उसके मेंबर्स थे ना काउंसिल के, उसके प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ मेंबर्स, तो इन लोगों ने एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, कॉन्स्टिट्यूटेड अ कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन Englishmen in accordance with their own laws and customs। तो ये वाली चीज़ आपने देखी, और ये मैंने आपको समझा भी दिया था कि जैसे कि मुगल एम्परर जहांगीर ने बोला कि जो है तुम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो तुम खुद कंट्रोल करोगे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी अगर डिस्प्यूट किसी इंग्लिशमैन और किसी नेटिव पीपल के बीच में आता है तो वो चीज़ हम झेल लेंगे, उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं रहेगा भाई। तो इसी चीज़ के चलते इन्होंने जो है एज सून एज पॉसिबल एक कोर्ट स्टैब्लिश किया। ठीक है, एक छोटा सा कोर्ट था, मतलब इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी तो ये आए हुए ही हैं 1612 में। और आप क्या समझ सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको कौन देखेगा, इस कोर्ट के मामले सारे कौन देखेगा, जो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट, और यहाँ के जो काउंसिल होंगे इसके काउंसिल ऑफ मेंबर्स, तो यही जो है क्या बन जाएंगे, एक्ट करेंगे एज अ जज। अब ये देखिए जुडिशियल अथॉरिटी में कैसे तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 ये जो है एक बड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा करने वाले हैं आने वाले कुछ
कुछ सालों में, ठीक है। कुछ क्या 100 साल बाद ही कर देते हैं, 100-150 साल बाद। सो देखते रहिए पूरी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बिल्कुल भी ना भूलें शेयर करना। इन्होंने जो है एक कोर्ट तो एस्टैब्लिश कर दिया। अब ये क्या करते थे, इस कोर्ट में जितने भी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स हुआ करते थे, इनको अकॉर्डिंगली ये देखते थे, यानी कि इनके पास जुडिक्शन था दोनों मैटर्स का, सिविल मैटर्स का भी और क्रिमिनल मैटर्स का भी। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो दीवानी और फौजदारी दोनों अदालतें इनके हाथ में थी, और यानी कि दोनों दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों ही ये डील करते थे। आपको मालूम होगा कि दीवानी मामले यानी कि सिविल मैटर्स और फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल मैटर्स। नहीं पता तो अभी आपको पता चल गया होगा। और वहीं पे जहाँ पे पनिशमेंट की मतलब समझ लीजिए पनिशमेंट की जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती थी, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता था, समझ रहे हैं, तो उस चीज में जो है ज्यूरी से कंसल्ट करते थे। तो गाइस अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज्यूरी क्या होती है। तो ज्यूरी होती है बेसिकली अ बॉडी ऑफ पीपल, यानी कि कम से कम जो उसमें 12 लोग तो होते ही होते हैं, जो कि किसी भी लीगल केस में अपना फैसला सुनाते हैं। हु गिव देयर वर्डिक्ट इन एनी लीगल केस ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस सबमिटेड टू देम इन कोर्ट। तो ये चीज आप समझ गए, एविडेंस के आधार पे यानी कि तथ्य के आधार पे जो अपना फैसला सुनाते हैं तो उनको बोलते हैं ज्यूरी। ये भी जान लिया कि ज्यूरी क्या होती है। और कभी भी कैपिटल पनिशमेंट में जो है ये सारा जो फैसला लिया करता था ये ज्यूरी लिया करती थी। ज्यूरी में कम से कम 12 मेंबर्स होते हैं जिनको एमिनेंट नॉलेज होती है लॉ की। लेकिन ऐसा रियल में था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो है ये कंपनी के जितने भी मर्चेंट्स थे ये बेसिकली पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, ये खाली एक व्यापारी थे, ठीक है। तो इनको खाली बढ़ा चढ़ा के इनका जो मतलब सर कैप्टन ये सब बोला जाता है, बट मेरी नजरों में ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। लोकल आदमी थे, बिल्कुल एक कॉमन पीपल थे इंग्लैंड के, ठीक है, बिल्कुल देहाती टाइप के आप कह लीजिए। तो मैं कोई गलत नहीं हूँ उस पर। किसी का अगर कुछ और मानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। अभी तक हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सूरत फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो सूरत फैक्ट्री कैसे एस्टैब्लिश हुई, कब एस्टैब्लिश हुई, ये सारा कुछ अभी तक हमने डिटेल में विस्तार में जो है इस चीज पे बात कर ली है। सो अब देखते हैं इस सूरत फैक्ट्री की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि इंग्लिश सेटलमेंट एट सूरत, तो इसके क्या डिफेक्ट्स थे। देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी अथॉरिटी, ठीक है, नो सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, प्रेसिडेंट और एंड हिज मेंबर ऑफ काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट बोथ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशियरी अथॉरिटी। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी के अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर तो कर देगा इस, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम है। इसमें हमने पहला डिफेक्ट क्या देखा कि जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो कुछ भी मतलब डिसीजन लिया जाता था, यानी कि जुडिशियल कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना था या कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन परफॉर्म होता था तो वो एक सिंगल बॉडी के हैंड में था, यानी कि वो यही थे, यानी कि प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल या फिर गवर्नर कह लीजिए, गवर्नर एंड हिज काउंसिल। तो ये वाली चीज है। ओवरऑल कहेंगे कि देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी अथॉरिटी। ओके, और दूसरा बड़ा डिफेक्ट इसका ये था कि जो एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, अगर किसी केस को तुम डील कर रहे हो तो वो इनके पास थे नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या थे, बिल्कुल ही कॉमन पीपल थे, व्यापारी थे, ठीक है। यानी कि अगर हम इंडिया में कहते हैं और किसी को तो लाला बोल सकते हैं, तो वैसे ये अंग्रेज थे जो लाला हुआ करते थे इंग्लैंड के, जिनको मतलब था तो सिर्फ पैसा कमाने से। अब चूंकि मैंने बोला दे डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ, सो वट एवर केसेस वर डिसाइडेड एट दैट टाइम, जितने भी केसेस उस समय डिसाइड होते थे वो उनके कॉमन सेंस से हुआ करते थे, जो भी उनको ठीक लगता था, और जो है उनके विजडम से हुआ करते थे। कोई भी इंग्लिश लॉ का ये यूज यहाँ पे नहीं करते थे, क्योंकि करेंगे कहाँ से, आता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। इनफैक्ट हम जल्दी से लिख लेते हैं। दूसरा डिफेक्ट ये था कि द प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश लॉ, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश लॉ, यानी कि इनको जो एक बेसिक सा ज्ञान भी नहीं, बेसिक सी चीजें भी नहीं मालूम थी इंग्लिश लॉ के बारे में, और ये करने चले थे फैसला। सो ये हमने देखा इसका दूसरा डिफेक्ट। तो ये आपने देखा दूसरा डिफेक्ट। अब जल्दी से तीसरा डिफेक्ट देख लेते हैं। और जो थर्ड डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, The administration of justice was not of high order because the president and members of his council did not have moral values and acted in loose manner rather according to principle of justice। तो ये हमने देखा थर्ड डिफेक्ट। तो ये तीन डिफेक्ट जो आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है।
ये आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर आ गया तो ये डिफेक्ट क्या है गाइस, ये डिफेक्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सूरत फैक्ट्री। ठीक है, सूरत फैक्ट्री जब एस्टैब्लिश हुई थी तो उसके क्या क्या डिफेक्ट थे, यानी कि वहाँ पे जो कुछ भी जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था किस प्रकार चल रहा था। ठीक है, सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। टाइम पीरियड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी बताई थी, अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो मैंने ये बोला था कि 1687 में जो कुछ भी सूरत से इनका जो भी कुछ काम चल रहा होता है, सूरत का जो हब होता है, सूरत को छोड़ के ये लोग बॉम्बे शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स इन 1687 शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड मेड अ न्यू कैपिटल ओवर देयर। ओवरऑल बात यह है कि जो कुछ भी इनका हेडक्वार्टर सूरत पे था, ये अपना शिफ्ट कर लेते बॉम्बे में, यानी कि बॉम्बे इज द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिशर्स इन फ्रॉम 1687। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो यही था। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी इनकी, ये इनको गेन हुई थी कहाँ पर, कैसे हुई थी, ये इनको मिली थी पुर्तगीज से मिली थी, क्योंकि इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था, उसको एज अ डाउरी, ठीक है, दहेज में मिला था बॉम्बे का पूरा शहर। तो ये वाली जो बात है ये आगे चल के मैं आपको बता ही दूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।